नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। भारत हमेशा गुरुओं की सेवा करता रहा है। गुरुओं की परंपरा भारत में है। कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। अगर गोविंद को बताने वाला भी हमारा गुरु है। इसी में हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षाविद, चिंतक और भारत को राष्ट्र प्रथम की दिशा में ले जाने वाले डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आज के टाइम पे जैसे हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को बहुत आदर देते हैं, क्या लगता है कि आज के समय पे लोगों की ऐसी भावना है गुरु को उसी हिसाब से पूजते हैं जिस तरह से पहले पूजते थे? शायद नहीं, क्योंकि ना वैसे गुरु रहे त्यागी तपस्वी अपने घर पर पढ़ाते थे, ध्यान रखते थे। गुरु माँ उनको ममता देती थी और 4 घंटे 6 घंटे उनके सानिध्य में रहकर केवल अक्षर ज्ञान नहीं कर लेते थे, जीवन जीना सीखते थे। परंतु आज टीचर जो हो गया वो टीच तो करता है, एक वेतन भोगी अपने आप को मानता है, उसका ध्यान केवल अपने वेतन और उसकी इंक्रीमेंटल और उसकी प्रोग्रेस पे है। परंतु जब गुरु जो थे वो ज्ञान देते थे, ज्ञान का जो परंपरा थी, इसीलिए हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा ये शाश्वत काल से। परंतु अब टीचर्स डे हम मनाते हैं क्योंकि इस देश में एक दार्शनिक प्राध्यापक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सौभाग्य से वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर वो राष्ट्रपति बने। तो उनको, क्योंकि बेसिकली वो प्राध्यापक थे, उनकी क्षमता को पहचान के ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको मद्रास से कलकत्ता लेके गए थे और वहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनको रखा था। उनका रहन सहन, स्टाइल, धोती बांधने का वो साउथ इंडियन नहीं था, धोती थी और पगड़ी लगाते थे जैसे सीवी रमन साहब लगाते। तो भारतीयता की एक झलक थी। तो उन्होंने जब पूछा कि आपका जन्मदिन बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा जन्म तो भैया तो अध्यापक दिवस के रूप में मनाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो 5 सितंबर को इस देश में हम अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं और श्रेष्ठ अध्यापकों को राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छांटते हैं, पुरस्कृत करते हैं और धीरे धीरे एक मूवमेंट के रूप में ये उभरा है। मैं समझता हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जहाँ सब चीज़ों पे हमने कस्तूरी रंजन साहब की चेयरमैनशिप में बनाई, उसके असर भी आने शुरू हो गए क्योंकि अभी आधी लागू हुई है और पूरी तरह लागू हो जाएगी आने वाले 4-5 साल में। तो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, जिसने स्वयं लिखा था कि इस देश के लगभग हर गांव में गुरुकुल है और उस गांव में रहने वाला जो अध्यापक है, जो गुरु है, वो लोगों को अक्षर ज्ञान भी देता है, शिक्षा का उतना सिखा देता है जितना उसको जीवन में आवश्यक है। वो उनके तीज त्यौहार और रीति रिवाज को भी मेंटेन कराता है। तो वो एक उस गांव को वाइब्रेंट गांव बना के रखते थे। और मैकाले ने जब लिखा था अपने मित्रों को या पिता को भी कि मैं इस देश में इन गुरुकुलों को समाप्त करने के लिए मैं शिक्षा ऐसी लेके आ रहा हूँ जो क्लर्क पैदा करेगी, गुलामी मानसिकता के लोग होंगे, रंग से बेशक सांवले काले होंगे, परंतु वो सोच के अंदर अंग्रेजों जैसे होंगे, उसकी कार्बन कॉपी बनेंगे। और उसने, मैं समझता हूँ, वो सफलता ही प्राप्त की। 1857 के बाद कितना समय लगा है, उसकी 2 व्यवस्थाएं उसकी नहीं हटा पाए हैं, शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। जितने भारतीय कानून हैं वो सब भारतीयों को दबाने के लिए, उनको गुलाम रखने के लिए बनाए थे। 1861 से लेके जितने कानून बने, अभी हमने 3 कानून भारत की संसद ने
न्याय के 3 बदले हैं अभी, परंतु बाकी तो सारे अभी वही हैं और उनको लागू करने में भी समय लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहा, हमारी नई पीढ़ी को बताया ही नहीं। ये तो बता देते हैं जनगण मन उन्होंने लिखा, ये कोई नहीं बताता कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान उनका ही लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो आग्रही थे। अंग्रेज़ों के राज में होकर पहली बार बंगला के अंदर पढ़ाई एमए तक हो जाए, ये उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से करवा दिया। कन्वोकेशन पहला, जिसको आप दीक्षांत समारोह, बंगला में हो, और उसके लिए डॉक्टर मुखर्जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से ही दीक्षांत भाषण कराया। तो अंग्रेज़ों के राज में उनकी व्यवस्था में रहकर भी देशभक्त लोग आगे काम करते रहे हैं, करने में समर्थ हुए थे। यही कारण है कि इन लोगों के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय ईस्ट का कैम्ब्रिज की तरह कहलाया, जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी पे भी काम हुआ, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, सब मेघनाथ साहा जैसे। उसी बंगाल की दुर्दशा आज़ादी के बाद हमने होती देखी। वहाँ से इंडस्ट्री भी सारी वहीं थी, राजधानी भी वहीं थी। आज बंगाल की स्थिति ये होगी, केवल बंगला बोलने कोई गर्व करें, और धीरे धीरे वहाँ की प्रतिभा का पलायन विदेशों में होता जा रहा है। परंतु मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनसे हम सीखें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें, और अध्यापकों को सम्मान दें। अध्यापक धीरे धीरे परिवर्तन आता, बिगड़ने में समय लगे 100 साल, तो सुधरने में भी 100 साल तो लगेंगे। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं कि जो गुरुकुल प्रणाली है, ये गुरुकुल पद्धति, वो दोबारा आने की अभी ज़रूरत है? समय के अनुसार दोबारा एज इट इज़ तो कॉपी कोई चीज़ नहीं आती, परंतु उसके जो अच्छे गुण हैं वो तो आने चाहिए, और आना शुरू हो गए हैं। आज एक कोचिंग सेंटर बंद कर दें, पहला काम सरकार मोदी जी से अगर मैं एक भी काम करने के लिए कहूँगा तो सारे कोचिंग सेंटर पर ताले लग जाएं। स्कूल के अंदर ही सारा सवेरे 6-7 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक बालक रहें, उसमें 2-3 घंटे खेलों में ध्यान दें। वहीं पर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो वहीं पे टीचर हों, वहीं पे सब व्यवस्थाएं हों। बच्चा सवेरे एक बार नाश्ता करके चला जाए या बिना नाश्ता भी जाए तो वहाँ बाकी व्यवस्थाएं सरकार और समाज मिलकर करें। तो आप 10 साल के अंदर देखना कि हम सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक हम दे पाएंगे, सबसे ज़्यादा रिसर्च हम कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ओर बहुत काम कर रहा है। एक कुरुक्षेत्र में एक ऐसा गुरुकुल है जिसमें बच्चे पूरे दिन रहते हैं, उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है, उनको घुड़सवारी सिखाई जाती है, तैराकी सिखाई जाती है। तो इस तरह के जो संस्थान है और बनने की ज़रूरत है। संघ के भी लगभग 28,000 इस प्रकार के प्रोजेक्ट सारे देश में, 28,000, और सिंगल टीचर 1 लाख से ऊपर है। जो इस प्रकार के आदर्श भी लगभग हर राज्य में, जयपुर में, भोपाल में, सब जगह शुरू हो गए हैं, जहाँ पूरी की शिक्षा पद्धति जैसी होनी चाहिए। हम नैनीताल में चला रहे हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ 1985 से। नैनीताल का हमारा जो सरस्वती के नाम से PPJ, हमारा पार्वती प्रेमा जगाती परिवार ने ज़मीन दी थी, आज वो बिरला से और उनसे टक्कर ले रहे हैं वहाँ के जो बड़े स्कूल हैं। तो हम क्योंकि भारतीयता के आधार पर स्कूल चलाएंगे तो बालकों का विकास ज़्यादा होगा। मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो जल्दी सीखेगा, और 5वीं से फिर इंग्लिश ले आओ, जो जिस बच्चे की, पर 2-3 भाषाएं आनी चाहिए। जितने विद्वान लोग हैं उनको देखो ना कितने भाषाएं आती हैं। डॉक्टर साहब, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने एकल विद्यालय से लेकर यूनिवर्सिटी तक बनाई है। आपकी जो सोच है वो शिक्षा के बारे में बृहद है, काफ़ी है। तो जो एकल विद्यालय का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पुराना छोटा गुरुकुल, गाँव के अंदर एक अध्यापक भी 8वीं कम से कम पास हो, उसको 6 महीने में हम ट्रेन करते थे। मोस्टली बच्चियाँ थीं, उनके माध्यम से 1, 2, 3 क्लास तक की पढ़ाई उनको करा देना। तो जहाँ साधन नहीं थे, और उस अध्यापक को हम देते थे 7-8 हज़ार रुपये, जो अब दे रहे हैं शायद 20 हज़ार। वो उस गांव का एक वो बन गया पिवट, एक उसके चारों ओर वहाँ की व्यवस्थाएं घूमने लग गई।
उसका मान सम्मान बढ़ा बच्चियों का, वही बच्चियां धीरे धीरे और बालकों को आगे बढ़ाया, ओलंपियन तक के इन विद्यालयों से निकले हुए बच्चे पहुंच गए। बहुत बड़ी बात। और कुल खर्चा एक विद्यालय पे आज भी हम 30,000 रुपये में एक विद्यालय चलाते हैं। पूरी उसकी डिटेल जो स्पॉन्सर कर, मान लो आपने एक विद्यालय स्पॉन्सर किया तो आप देख सकते हैं आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितने बच्चे आज पढ़ने आए। तो हो क्या रहा है, स्कूल, सरकारी स्कूलों में लोग दलिया खाने या मिड डे के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए वहाँ आ रहे हैं। ये कोई बहुत, मैं इसको आदर्श व्यवस्था नहीं मानता, परंतु धीरे धीरे जो परम पूजनीय गुरु जी ने व्यवस्था शुरू की थी, और पहला गोरखपुर से ही शुरू हुआ था सरस्वती शिशु मंदिर, और आज वो चेन भी 28-30 हज़ार की है। और DAVs हैं, आर्य समाज हैं, सनातन धर्म, हर मंदिर में स्कूल होना ही चाहिए। जितनी जगह अवेलेबल है, 5वीं तक हो, 8वीं तक हो, 11वीं तक हो, और जो समर्थ हैं वो कॉलेज चलाएं। समाज आधारित शिक्षा व्यवस्था हो तो सरकार की व्यवस्थाओं में जो विश्वास नहीं है, और पैसा कमाने के लिए जो व्यवसायीकरण शिक्षा का हो, उससे कोई भला नहीं होगा। जैसे आज के टाइम पे जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए एडमिशन नहीं है, पढ़ने वाले के लिए उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, और कॉलेजों में जगह खाली हैं। अब ये सब सारी व्यवस्था के अंदर कमजोरियां हैं इस देश में। जो माइंडसेट है वो अंग्रेज़ों वाला है। कंट्रोल करेंगे, लिबरल होके चलो, समाज के ऊपर विश्वास करो। समाज के ऊपर विश्वास करोगे तो विश्वसनीय टीचर होंगे। वो टीचर अपने पे विश्वास पैदा करने के लिए बच्चों को ढंग से पढ़ाएंगे तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी। आज भी जो सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, DAV के आज 1500 स्कूल हैं। कोई, मुझे नहीं लगता समाज की जातीय व्यवस्था में भी रोहतक एक ऐसा शहर है जहां आपको हर जाति का स्कूल मिलेगा। गौड़ ब्राह्मण भी मिलेगा, जाट स्कूल भी मिलेगा, जो विश्वकर्मा के मानने वाले हैं उनका भी। आदर्श व्यवस्था लगभग हर शहर में। हरियाणा का मुझे पता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो चलाते हैं मिलजुल के, पर उनके अंदर भी सरकारी दखलंदाजी ज़्यादा होने से वहाँ पर चुनाव का वो जो पद्धति है उससे फिर टूट फूट होती है। जैन समाज बहुत अच्छे स्कूल चला रहा है, उनकी सामर्थ्य जितनी उतना बढ़िया चला रहे हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाह रहा है, और सरकार सब कुछ करे मैं फ्री करूँगी तो फ्री नहीं दे सकते, इसको भी स्वीकार करो। दिल्ली विश्वविद्यालय 15 रुपये में पढ़ाए और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 1.5 लाख में पढ़ाए, उचित नहीं है। वो 1.5 लाख वालों में क्या ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, कोई बता दो ना। और दिल्ली विश्वविद्यालय का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता, पर वहाँ 15 रुपये में क्यों होना चाहिए? अगर पब्लिक स्कूल से पढ़ के जो बच्चा गया तो जो फीस उसने जिस स्कूल में दी थी उससे ज़्यादा कॉलेज की फ़ीस होनी चाहिए। हाँ, जो नहीं दे सकते उनको फ्री पढ़ाएं। जो मॉडल है नरेंद्र मोदी का, IIT में जो नहीं दे सकते वो भी पढ़ रहे हैं, सबको पूरा आरक्षण के हिसाब से पढ़ाई चल रही है। पर एम्स में 2,000 रुपये साल पढ़ाई हो और SGT में हो मान लो 20 लाख रुपये साल, तो मैं वो समझता हूँ कि वो सबको न्याय वाली बात नहीं है। जो भारत का संविधान सबको शिक्षा सुलभ हो, एक जैसी हो, उसकी व्यवस्था को खराब कर। डॉक्टर साहब, शिक्षकों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? शिक्षक अपने आप को ये मान लें कि मैं शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ। गुरु का काम है वो रेडिएंट प्रकाश को, अपने अंदर जो कुछ है वो अपने शिष्यों को देने की प्रवृत्ति अपने आप आ जाएगी। हाँ, मान सम्मान का हर व्यक्ति भूखा है, वो वेतन भोगी कर्मचारी ना माने। वो समाज को नेतृत्व देने के लिए नई लीडरशिप तैयार करने की जिम्मेवारी शिक्षक पर है। वो जब ही होगी जब वो एक आदर्श शिक्षक हो, और आदर्श शिक्षक को उसके परिवार के लिए जो आवश्यक है उतना तो उसे मिलना ही चाहिए। उसको मकान प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए, उसकी सब व्यवस्थाएं समाज और सरकार देखे, और वो अपना मैक्सिमम अपने बच्चों के लिए, बच्चे उसको जिनको पढ़ा रहा है उनको अपने बच्चों की तरह पढ़ ले, समझे, तो सब चीज़ें ठीक होंगी और होंगी।
जो समय लग रहा है ज़्यादा लग गए, जो 78 साल वो ज़्यादा लगे हैं। मैं समझता हूँ कि अब हमें ये सब काम 10-12 साल में करने हैं, यह निश्चय करके आगे बढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण एक काम जो है शिक्षक का है, और मैंने तो जीवन में एक शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई की थी। भगवान ने मुझे शिक्षकों के साथ काम करने का अवसर दे दिया। अनेकों कॉलेजों के सरकारी गैर सरकारी में चेयरमैन रह गए, और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो सुधारी थी, क्योंकि महसूस हो गया जो 10 साल में शिक्षा का एक मॉडल खड़ा किया था विध्वंसक ने, अब समझ में आ गया कि सर्वोदय विद्यालय का सब्स्टिट्यूट नहीं दे पाएंगे। जो हमारे स्पेशल स्कूल शुरू किए थे, जिनका प्रतिभा विकास, उनको इसने बंद करने की साजिश की थी। अब सरकार ने उनको एज इट इज़ चला रहे हैं। और सो कॉल्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, दिल्ली शिक्षा बोर्ड जो हवाई बातें थी, उससे शिक्षा तबाह हो जाती। भगवान का बहुत धन्यवाद है कि सही समय पर सही परिवर्तन हो गया, जिससे शिक्षा व्यवस्था अब दिल्ली की विश्व स्तर की निश्चित तौर पर हो जाएगी। शिक्षक की भावना समर्पण की होनी चाहिए। विद्यार्थियों को समर्पण की भावना से पढ़ाए, उनका ध्यान सिर्फ अपने प्रमोशन और तनख्वाह की तरफ न हो। निश्चित तौर पर देश अग्रसर होगा, और जो हमारा जो मोदी जी का या हमारे देश का जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। नमस्कार।